जय हिंद। जैसे कि आपको पता है कि वेलोसिटी क्लासेस पे जो है लुसेंट सीरीज चल रहा है और ये जो है लेक्चर नंबर 6 है। अगर आप लोग 1 से लेकर 5 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। और एक बात और है कि आप अगर मेरे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे एक फॉर्म मिलेगा, वहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा और सबमिट करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, जिसमें कि लुसेंट सीरीज जो है एक तरफ से कवर कराया जा रहा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लुसेंट में गुप्त वंश के बारे में, दक्षिण भारतीय इतिहास के बारे में। ओके, दोनों चैप्टर को कवर करेंगे आज इस वीडियो में। ओके, समझते हैं ध्यान से। देखिए, गुप्त वंश के संस्थापक जो हैं ये श्री गुप्त को बोले जाते हैं। इसके शासनकाल की बात बोलेंगे 240 से 280 ईस्वी तक जो है इसके शासनकाल होते हैं। ओके, गुप्त वंश की अगर राजकीय भाषा की बात बोलेंगे तो राजकीय भाषा जो होती है ये संस्कृत होती है। ओके, आगे देखते हैं। श्रीगुप्त की उपाधि, श्रीगुप्त जो उपाधि धारण करते हैं वह करते हैं महाराज अधिराज। महाराज अधिराज की उपाधि कौन धारण करते हैं? तो श्रीगुप्त करते हैं। किसकी उपाधि? तो महाराज अधिराज की उपाधि धारण करते हैं वो श्रीगुप्त करते हैं। ओके, जो गुप्त वंश के संस्थापक होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। गुप्त वंश में ये श्रीगुप्त जो होते हैं ये 24 गांव जो है ये दान देते हैं। क्या चीज़ के लिए? तो मंदिर निर्माण के लिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 24 गांव जो दान देते हैं, गुप्त वंश के कौन से शासक ऐसे होते हैं जो कि 24 गांव जो है ये दान देते हैं? तो क्या बोलेंगे? गुप्त वंश का पहला शासक जो होते हैं श्रीगुप्त, उसी के द्वारा जो है 24 गांव दान दिए जाते हैं मंदिर निर्माण के लिए। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। अगला शासक जो आते हैं वो घटोत्कच आते हैं। ठीक है, लेकिन घटोत्कच जो है कुछ अच्छे कार्य नहीं किए रहते हैं, इसलिए इसके बारे में नहीं जानेंगे। उसके बाद एक और शासक आते हैं अगला, जिसका नाम रहता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को जो है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक बोले जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे बोले जाते हैं? तो चंद्रगुप्त प्रथम को बोले जाते हैं। ओके, चंद्रगुप्त प्रथम को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि की बात बोलेंगे तो महाराजा धीराज की उपाधि जो धारण करते हैं वो करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ओके, आगे चंद्रगुप्त की शासनकाल की बात बोलेंगे तो इसका शासनकाल होता है 319 से 350। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम की एक पत्नी होती है जिसका क्या नाम रहती है? तो कुमार देवी। कुमार देवी से जो है चंद्रगुप्त प्रथम जो है बहुत प्रेम करते हैं। इसके वजह से जो है कुमार देवी के नाम का एक सिक्का चलाते हैं। तो याद रखिएगा, गुप्त वंश का कौन सा ऐसा शासक था जो कुमार देवी नाम का एक सिक्का चलाया था अपनी पत्नी के नाम पे? तो क्या बोलेंगे? चंद्रगुप्त प्रथम। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। अब देखिए, गुप्त वंश का महान सम्राट अगर बोल दिया, मतलब महान शासक अगर बोल दिया तो क्या बोलेंगे? चंद्रगुप्त प्रथम। ये गुप्त वंश का महान शासक कहलाते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। आगे देखते हैं। अगला शासक जो आते हैं वो आते हैं समुद्रगुप्त। कौन आते हैं? समुद्रगुप्त आते हैं। ओके, तो शासक का क्रम एक बार याद कर लेते हैं। तो पहला हो जाएगा श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, समुद्रगुप्त जो उपाधि धारण करते हैं वो धारण करते हैं अश्वमेध परिक्रमा कविराज। अश्वमेध परिक्रमा कविराज, अश्वमेध परिक्रमा कविराज एवं अपरतिरथ लिच्छवी दोहित एवं व्याक पराक्रम। ठीक है, ये सब जो उपाधि होते हैं ये समुद्रगुप्त का होता है। एक बार और फिर से बोल देते हैं। अश्वमेध परिक्रमा कविराज, अपरतिरथ लिच्छवी दोहित व्याग पराक्रम, ये उपाधि समुद्रगुप्त के होते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कहा गया था विसेंट स्मिथ के द्वारा। किसके द्वारा? विसेंट स्मिथ के द्वारा जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अब देखिए, समुद्रगुप्त जो है क्या बजाते थे? तो ये बीना बजाते थे। क्या बजाते थे? बीना बजाते थे। ओके, कौन? समुद्रगुप्त। आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त जो उपासक थे ये विष्णु के उपासक थे। किसके उपासक थे? विष्णु भगवान के उपासक थे, विष्णु के उपासक थे। बहुत सारा उपाधि धारण करते हैं, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी होते हैं। ठीक है, उत्तरा पद के 9 शासक को और दक्षिणा पद के 12 शासक को ये पराजित करता है। कौन? समुद्रगुप्त। ओके, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये कहा किसने था? तो ये कहा था कौन? तो विसेंट स्मिथ ने कहा था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त के विजय अभियान, क्योंकि समुद्रगुप्त तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शासक होते हैं। ओके, गुप्त वंश में तो समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जो जानकारी है, ये शासक थे, क्या चीज़ जीता, क्या चीज़ हारा, सारा जो जानकारी मिलता है समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में जो उल्लेख किया गया है, ये किस में किया गया है? तो यह किया गया है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में जो है समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। प्रयाग प्रशस्ति की बात बोलेंगे तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो हरिश्चंद्र के द्वारा। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक पूछ लिया आपसे तो हरिश्चंद्र थे।
ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। अब देखिए, प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख लिखा गया था, ये किस शैली में लिखा गया था? चंपू शैली अभिलेख लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? तो हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त के दो बेटे थे। समुद्रगुप्त के दो बेटे थे। बड़ा बेटा का नाम था रामगुप्त, छोटा बेटा का नाम क्या था? तो छोटा बेटा का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। छोटा बेटा का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय और बड़ा बेटा का नाम रामगुप्त। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। रामगुप्त की जो पत्नी थी, रामगुप्त की पत्नी का नाम क्या थी? तो वह थी ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जो है, ध्रुव स्वामिनी जो होते हैं रामगुप्त की पत्नी होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि रामगुप्त तो बड़ा भाई होते हैं, तो बड़ा भाई के पत्नी से कौन शादी कर लेते हैं? तो वो कर लेते हैं छोटा भाई, जिसका नाम रहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है रामगुप्त की पत्नी से शादी कर लेते हैं, ध्रुव स्वामी से शादी कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ध्रुव स्वामी और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है, ये दोनों का चक्कर रहता है, मतलब कनेक्शन रहता है। ये दोनों कनेक्शन में रहते हैं। लेकिन आप लोग समझ रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं? ओके, तो ये लोग का कनेक्शन रहता है। कनेक्शन जब रहता है तो अपने ही भाई की हत्या करवा दिया जाता है। ठीक है, अपने ही भाई की हत्या करवा दिया जाता है। किसके साथ मिलके? तो ध्रुव स्वामी के साथ मिलके जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, ये दोनों मिलके, चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव स्वामी जो है, ये दोनों मिलके जो है रामगुप्त की हत्या कर देती है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है ध्रुव स्वामी से चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये शादी कर लेते हैं। तो यही था इसका कहानी। ओके, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानेंगे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि की बात बोलेंगे तो इसका उपाधि क्या रहते हैं? तो इसकी उपाधि का नाम था सकारी परम भागवत। सकारी परम भागवत जो रहते हैं, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि रहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि का नाम पूछ लिया तो सकारी परम भागवत विक्रमार्क। सकारी परम भागवत विक्रमार्क जो रहते हैं, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि रहती है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे, इसके दरबार में एक चीनी यात्री आते हैं। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक चीनी यात्री आते हैं, जिसका नाम रहते हैं फायान। ओके, उसके बाद जो है इसके दरबार में जो है नवरत्न रहा करते थे। किसके दरबार में? नवरत्न रहा करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है ये नवरत्न रहा करते थे, याद रखिएगा। ओके, अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहते थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करवाते हैं? ये 4 अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गुप्त वंश का कौन सा शासक जो है 4 अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं? तो क्या बोलेंगे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय करवाते हैं। ओके, आगे। इसके काल को मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को जो है कला एवं साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। कला एवं साहित्य का स्वर्ण काल अगर पूछ लिया आपसे तो क्या बोलेंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। अगला शासक जो आते हैं वो आते हैं कुमारगुप्त। अब देखिए, कुमारगुप्त की बात आ गई है तो कुमारगुप्त जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करते हैं? तो कौन करते हैं? तो वो करते हैं कुमारगुप्त। कौन करते हैं? कुमारगुप्त करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे देखते हैं। कुमारगुप्त भी उपाधि धारण करते हैं। आदित्य श्री महेंद्र सक्रादित्य, महेंद्रादित्य श्री महेंद्र सक्रादित्य की जो उपाधि धारण किए थे वह किए थे कुमारगुप्त, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की भी स्थापना किए थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं आगे। अगला जो शासक आते हैं वो आते हैं स्कंदगुप्त। कौन आते हैं? स्कंदगुप्त आते हैं। स्कंदगुप्त से एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो पूछेगा कि हूनों का जो आक्रमण हुआ था ये किसके शासनकाल में हुआ था? हूनों का आक्रमण तो वह हुआ था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। और हून में कौन शासक ऐसे थे जो हूनों का आक्रमण करने के लिए आए थे, मतलब हून का आक्रमण करने के लिए आए थे हूनों की तरफ से? ठीक है, तो कौन थे? तो वह थे मिहिरकुल और तोरमान। मिहिरकुल और तोरमान जो थे ये स्कंदगुप्त के काल में ये भारत आक्रमण करने के लिए आए थे। ठीक है, तो हूनों का आक्रमण जब आपसे पूछ लिया कि किसके शासनकाल में हूनों का आक्रमण हुआ था तो क्या बोलेंगे? स्कंदगुप्त के शासनकाल में जो है हूनों का आक्रमण हुआ था। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम क्या जानने वाले हैं? तो अब हम जानने वाले हैं दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत का इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, दक्षिण भारतीय इतिहास में आपको मैप के जरिए जो है समझाने का प्रयास करेंगे। ये है मेरा मैप। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, एकदम कंसंट्रेट यहाँ करना है तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, ये भारत का नक्शा है, ये जो है भारत का नक्शा है। ओके, तो टोटल हम बड़ा नक्शा नहीं बनाए हैं, फुल नक्शा नहीं बनाया है। जहाँ तक समझाना था वहाँ तक हम नक्शा बना के समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो था ना, ये कर्नाटक वाला एरिया था। ठीक है, और कर्नाटक वाला एरिया में टोटल
3 गो राजवंश शासन किया था, टोटल 3 राजवंश शासन किया था। ठीक है, तो जो है ना, अब देखिए कर्नाटक पड़ता था पश्चिम में। कर्नाटक क्या कहाँ पड़ता था? पश्चिम में पड़ता था, पश्चिमी साइड में पड़ता था कर्नाटक। ओके, तो कर्नाटक के पश्चिम वाले शाखा में जो है पहला वंश चल रहा था चालुक्य वंश। ठीक है, पहला वंश क्या चल रहा था? चालुक्य वंश। लेकिन ये जो चालुक्य था ये बादामी के चालुक्य था। ठीक है, चालुक्य वंश हुआ और बादामी राजधानी हुआ। तो ये चीज याद रखिएगा, जो कि कर्नाटक वाला एरिया में चल रहा था, पश्चिमी शाखा में। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला वंश हो गया कर्नाटक वाला एरिया में, पश्चिमी शाखा में। देखिए, क्योंकि कर्नाटक तो पश्चिमी शाखा में पड़ता था, तो पश्चिमी शाखा में जो है कर्नाटक में जो है ये चालुक्य, बादामी के चालुक्य ये शासन कर रहा था। ठीक है, क्योंकि चालुक्य जो है ये बादामी अपना राजधानी बनाया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया मेरा पहला वंश, पहला वंश हो गया। दूसरा वंश जो था ये कर्नाटक में, तो ये कौन था दूसरा वंश? तो वो थे राष्ट्रकूट वंश। कौन थे? राष्ट्रकूट वंश थे। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक पूछ लिया आपसे तो दंती दुर्ग। कौन हो जाएंगे? दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया मेरा दूसरा, ये मेरा दूसरा हो गया। टोटल कितना वंश शासन कर रहा था कर्नाटक में? 3 कर रहा था ना। तो पहला कर रहे थे चालुक्य बादामी के, दूसरा कर रहे थे राष्ट्रकूट जिसकी राजधानी कहाँ है? तो मानखेत। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक पूछ लिया तो दंती दुर्ग हो गया। तो पहला दूसरा देख लिए। अब तीसरा देखिए, तीसरा जो थे ये चालुक्य कल्याणी के थे। तीसरा क्या थे? चालुक्य कल्याणी के थे। ये जो है इसके संस्थापक कौन थे? तो वह तैलव द्वितीय थे। ठीक है, देखिए कर्नाटक में 3 गो हुआ। कौन कौन हुआ? ध्यान से समझिएगा। दक्षिण भारतीय इतिहास को समझने के लिए आपको सारा फोकस यहाँ करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ फोकस नहीं करेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं सीख पाएंगे। समझिएगा, कर्नाटक वाला एरिया में 3 गो वंश शासन कर रहा था। तो पहला कर रहा था चालुक्य बादामी का, दूसरा कर रहा था राष्ट्रकूट मानखेत जिसकी राजधानी है। ठीक है, जिसके संस्थापक राष्ट्रकूट के दंती दुर्ग है। ओके, और तीसरा थे चालुक्य कल्याणी के, चालुक्य कल्याणी के। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? तो तैलव द्वितीय थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम ये कहाँ देखे? तो कर्नाटक वाला एरिया में देखिए पहला वंश। देखिए कर्नाटक पड़ता था पश्चिमी शाखा में, पश्चिम साइड पड़ता था कर्नाटक, पश्चिमी शाखा में कर्नाटक पड़ता था। तो पश्चिमी शाखा में जो है 3 गो वंश शासन कर रहा था। पहला कर रहा था बादामी के चालुक्य जिसे बोलते हैं आप बतापी, दूसरा कर रहे थे चालुक्य जिसकी राजधानी पड़ते हैं मानखेत, और तीसरा जो थे कर्नाटक में वह थे कल्याणी के चालुक्य। ओके, तो कर्नाटक में 3 गो वंश हो गया पश्चिमी शाखा में। अब देखिए पूर्वी शाखा की बात बोलेंगे तो पूर्वी शाखा में जो है ये चालुक्य, बैगी के चालुक्य ये शासन कर रहे थे। ठीक है, जिसके संस्थापक कौन थे? तो विष्णुवर्धन। तो बैगी के चालुक्य के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन है। ठीक है, आपको हम डायरेक्टली लिख के भी समझा सकते थे कि इसका संस्थापक ये है, इसका संस्थापक ये है, लेकिन आपको कंसेप्ट समझाने का प्रयास करते हैं। ओके, तो देखिए आंध्र प्रदेश में, ये एपी मतलब हो गया आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश वाला इलाका में जो है चालुक्य बैगी के शासन कर रहे थे। ठीक है, जिसके संस्थापक जो है विष्णुवर्धन प्रथम थे। ठीक है, ये पूर्वी शाखा में पड़ता थे और कर्नाटक जो है ये पश्चिमी शाखा में पड़ते थे। तो कर्नाटक में 3 गो वंश, पहला बादामी के, फिर दूसरा राष्ट्रकूट, फिर तीसरा चालुक्य कल्याणी के, ये शासन कर रहे थे कर्नाटक में। आंध्र प्रदेश में ये कर रहे थे चालुक्य बैगी के जिसके संस्थापक विष्णुवर्धन है और ये जो है पूर्वी शाखा में पड़ते थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ जो पड़ता है, यहाँ तमिलनाडु पड़ता था। क्या पड़ता था? तमिलनाडु पड़ता था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो तमिलनाडु में 3 गो वंश शासन कर रहा था। पहला पल्लव वंश, दूसरा पांड्य वंश, तीसरा चोल वंश। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? पहला पल्लव, दूसरा पांड्य, तीसरा चोल, ये तीनों शासन कर रहे थे तमिलनाडु वाला एरिया में। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पल्लव पांड्य चोल किस वाले इलाका में शासन कर रहे थे? तो तमिलनाडु में। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बिल्कुल दक्षिणी इलाका में पड़ जाता है। देखिए अब हम धीरे धीरे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो बादामी के संस्थापक पूछ लिया तो जयसी, बादामी के संस्थापक जयसी, जो कि वास्तविक संस्थापक नहीं थे बादामी के चालुक्य, वास्तविक संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम। तो पुलकेशिन प्रथम जो थे ये वास्तविक संस्थापक थे किसके? चालुक्य बादामी के। ठीक है, वैसे संस्थापक खाली पूछेगा कि चालुक्य बादामी के संस्थापक तो जयसी, लेकिन वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं यहाँ पे। तो ये जो मैप के जरिए समझाए आपको, ये जो मैप के जरिए समझाए हम, तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं कर्नाटक में 3 गो वंश शासन कर रहा था। कौन कौन? चालुक्य बादामी का, राष्ट्रकूट चालुक्य, ठीक है, कल्याणी का। ठीक है, तो कर्नाटक में 3 गो वंश शासन कर रहा था। यह पड़ता था पश्चिमी इलाका में, पश्चिमी पड़ता था। ओके, तो कर्नाटक में 3 गो चालुक्य बादामी का, राष्ट्रकूट मानखेत जिसकी राजधानी मानखेत है,
चालुक्य कल्याणिका, देखिए चालुक्य कल्याणिका, चालुक्य बादामिका, ये कर्नाटक में शासन कर रहे थे, और राष्ट्रकूट ये भी कर्नाटक में ही शासन कर रहे थे। तो कर्नाटक वाले एरिया में 3 को शासन कर रहे थे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आंध्र प्रदेश वाला एरिया में चालुक्य वैगिक का शासन कर रहा था, चालुक्य वैगिक शासन कर रहा था। तमिलनाडु वाला इलाका में पल्लव पांड चोल शासन कर रहा था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हम धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। कर्नाटक वाला एरिया उठाते हैं और पहला वंश देखने जा रहे हैं बादामी, चालुक्य बादामी के वंश देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से फोकस करिएगा आप। देखिए बादामी किसका? चालुक्य बादामी का। ठीक है, अब देखिए ये जो था सबसे प्राचीनतम शाखा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा दक्षिण भारतीय इतिहास में जो है, दक्षिण भारतीय इतिहास में प्राचीनतम शाखा कौन थी? तो यह थी चालुक्य बादामी का। चालुक्य बादामी का ये प्राचीनतम शाखा था, सबसे पुरानी शाखा था। ओके, देखिए चालुक्य की जो पहली राजधानी थी यह बतापी थी, बाद में जाके बादामी बनी। पहली राजधानी बतापी थी, बाद में जाके बादामी बन गई थी। ठीक है, वर्तमान में। अब देखिए आगे, देखिए कर्नाटक, कर्नाटक पश्चिमी शाखा में पड़ता था, ये चीज आपको बोले ही। ठीक है, अब देखिए बादामी के संस्थापक पूछ लिया तो जैसी, ठीक है, राजधानी कहाँ बनाए थे? तो बतापी बनाए थे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला जो शासक आते हैं, तो अगला शासक का क्या नाम रहते हैं? पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम जो है ये वास्तविक संस्थापक होते हैं, किसका? चालुक्य बादामी का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम होते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पुलकेशिन प्रथम की उपाधि देख लेते हैं आप। पुलकेशिन प्रथम की उपाधि की बात बोलेंगे तो सत्याश्रम रण विक्रम, सत्याश्रम रण विक्रम जो है ये पुलकेशिन प्रथम के उपाधि हैं, याद रखिएगा। पुलकेशिन प्रथम की उपाधि सत्याश्रम रण विक्रम, ये पुलकेशिन प्रथम की उपाधि है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला शासक जो आते हैं, अगला शासक जो आते हैं वो आते हैं कीर्तिवर्मन। कौन आते हैं? कीर्तिवर्मन आते हैं। ओके, तो कीर्तिवर्मन कुछ खास काम किए नहीं रहते, इसलिए इसके बारे में हम नहीं जानेंगे। फिर अगला शासक आते हैं पुलकेशिन द्वितीय। कौन आते हैं? पुलकेशिन द्वितीय। अब पुलकेशिन द्वितीय जो उपाधि धारण करते हैं, पुलकेशिन द्वितीय जो उपाधि धारण करते हैं वह करते हैं दक्षिणापथेश्वर, दक्षिणापथेश्वर और परमेश्वर, दक्षिणापथेश्वर और परमेश्वर के जो उपाधि धारण करते हैं वह करते हैं पुलकेशिन द्वितीय। दक्षिणापथेश्वर परमेश्वर की उपाधि धारण कौन करते हैं? पुलकेशिन द्वितीय करते हैं। अब पुलकेशिन प्रथम का कौन सा उपाधि था? ठीक है, पुलकेशिन प्रथम को उपाधि पूछ लिया तो सत्याश्रम रण विक्रम, सत्याश्रम रण विक्रम पुलकेशिन प्रथम को उपाधि। पुलकेशिन द्वितीय को उपाधि दक्षिणापथेश्वर और परमेश्वर, ये जो है पुलकेशिन द्वितीय को उपाधि था, पुलकेशिन द्वितीय को उपाधि था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, अब देखते हैं आगे। पुलकेशिन द्वितीय का जो है एक अभिलेख है। क्या है? एक अभिलेख है। पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख है, जिस अभिलेख का नाम क्या है? ऐहोल अभिलेख। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐहोल अभिलेख जो है ये किस शासक का है? तो क्या बोलेंगे? पुलकेशिन द्वितीय का है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। ओके, अब देखिए ऐहोल अभिलेख का अर्थ क्या होता है? तो वह होता है मंदिरों का शहर। ऐहोल अभिलेख का अर्थ पूछ लिया तो मंदिरों का शहर, क्या है? मंदिरों का शहर कहलाता है। लेकिन ऐहोल अभिलेख के लेखक बोल दिया तो रवि कीर्ति। ऐहोल अभिलेख के लेखक रवि कीर्ति, ऐहोल अभिलेख के लेखक रवि कीर्ति। लेकिन ऐहोल अभिलेख के शासक के बारे में बताता है तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताता है, और ऐहोल अभिलेख के लेखक रवि कीर्ति। नो डाउट, आगे बढ़ते हैं आप। अब देखिए ऐहोल अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है? तो एक युद्ध होता है, एक युद्ध होता है पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच एक युद्ध होता है, जिसमें कि पुलकेशिन द्वितीय जो है ये जीत जाते हैं। पुलकेशिन द्वितीय जो है क्या करते हैं? पुलकेशिन द्वितीय क्या करते हैं? देखिए पुलकेशिन द्वितीय जो ये जीत जाते हैं। ठीक है, किस युद्ध में? तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच एक युद्ध होता है जो कि नर्मदा नदी के किनारे होता है। नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच एक युद्ध होता है, जिसमें कि पुलकेशिन द्वितीय जो है ये जीत जाते हैं। क्या होते हैं? जीत जाते हैं। जब पुलकेशिन द्वितीय जीत जाते हैं उसके बाद कौन सी उपाधि धारण करते हैं? तो यह करते हैं परमेश्वर की उपाधि। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि परमेश्वर की उपाधि जो धारण करते हैं पुलकेशिन द्वितीय, ये किसको हरा देने के बाद किस नदी के तट पे ये युद्ध हुआ था? तो आप बता देंगे कि हर्षवर्धन को हराए थे, तब जाके परमेश्वर की उपाधि धारण किए थे, नर्मदा नदी के तट पे ये युद्ध हुआ था। ओके, सारा आपको बता देना है, नो डाउट। ओके, आगे देखते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय की जो है बाद में हत्या कर दी जाती है। पुलकेशिन द्वितीय की बाद में हत्या कर दी जाती है, किसके माध्यम से? तो एक पल्लव वंश का। देखिए पल्लव वंश का एक शासक होता है जिसका नाम रहता है नरसिंह वर्मन। पल्लव वंश के शासक के नाम रहते हैं नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा
ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर दी जाती है। नरसिंहवर्मन प्रथम जो होते हैं ना, ये श्रीलंका के राजा से मिल जाते हैं और पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर दिए जाते हैं। पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर देते हैं कौन? तो नरसिंहवर्मन प्रथम। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पुलकेशिन प्रथम जो है किसकी हत्या करते हैं? तो नरसिंहवर्मन द्वितीय की हत्या कर दी जाती है। नरसिंहवर्मन द्वितीय की हत्या कौन करते हैं? पुलकेशिन प्रथम करते हैं, जो कि पल्लव वंश का शासक होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, नरसिंहवर्मन की जब हत्या कर दी जाती है पुलकेशिन प्रथम के द्वारा, ठीक है, देखिए फिर से बोल देते हैं, देखिए पुलकेशिन द्वितीय की जब हत्या कर दी जाती है नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा, नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा जो कि पल्लव वंश का शासक होता है, जब नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर दी जाती है तो बहुत खुश होता है, लगता है कि पूरा एकदम साम्राज्य इसी को मिल गया है। इसे लगने लगता है कि अब जो है बतापी पे मेरा अधिकार होगा, बतापी पे मेरा अधिकार होगा, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय तो बतापी के ही शासक होते हैं। तो पुलकेशिन द्वितीय जो है बतापी के ही शासक होते हैं। तो नरसिंहवर्मन प्रथम जो कि नरसिंहवर्मन प्रथम पल्लव वंश का शासक होता है, तो उसे ऐसा लगता है कि पुलकेशिन द्वितीय को तो हम हरा दिए, अब जो है बतापी पे मेरा शासन होगा, तो अब बतापी पे मेरा शासन होगा। उसके बाद जो है ये बतापी कोण की उपाधि धारण कर लेते हैं। कौन? नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम जो है पुलकेशिन द्वितीय की हत्या करके बतापी कोण की उपाधि धारण कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, चालुक बदामी के या बतापी के जो अंतिम शासक होते हैं वह होते हैं कीर्तिवर्मन। कौन होते हैं? कीर्तिवर्मन होते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट होना चाहिए। यहाँ तक अच्छे समझाने में आप लोग को अच्छे से समझा चुके होंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। अब हम जानने वाले हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के बारे में। ओके, देखिए कर्नाटक में 3 गो वंश था ना, एक चालुक बदामी के, राष्ट्रकूट जिसकी राजधानी मानकर थी, चालुक कल्याणी की। तो हम चालुक बदामी का देख लिए, अब हम चालुक के बारे में देख लीजिए, बदामी का। अब हम जानने वाले हैं राष्ट्रकूट के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? राष्ट्रकूट के बारे में जानेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ से कनेक्ट होने का प्रयास करिएगा। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं दंतिदुर्ग। कौन माने जाते हैं? दंतिदुर्ग माने जाते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दंतिदुर्ग राजधानी कहाँ बनाते हैं राष्ट्रकूट वंश के? तो वो बनाते हैं मानखेत। क्या बनाते हैं? मानखेत बनाते हैं। मानखेत या मनके बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मानखेत या मनके बनाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है राष्ट्रकूट वंश का अगला शासक आते हैं जिसका नाम रहते हैं कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम से एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाते हैं? तो वह करवाते हैं कृष्ण प्रथम। कौन करवाते हैं? वह कृष्ण प्रथम करवाते हैं एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण, नो डाउट। अब देखिए, अब जानने वाले हैं कि अजंता और एलोरा की गुफा का निर्माण भी जो है ना राष्ट्रकूटों के द्वारा ही कराया जाता है। अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों के द्वारा ही कराया जाता है। और एलोरा के कैलाश मंदिर पूछ लिया तो कृष्ण प्रथम, और अजंता और एलोरा के गुफाओं का निर्माण पूछेगा तो राष्ट्रकूटों के द्वारा ही कराया जाता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अजंता के गुफाओं की बात बोलेंगे, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं की बात बोलेंगे तो ये होते कहाँ है, ये कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है क्या है? तो वह है अजंता एवं एलोरा की गुफा है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। टोटल गुफा जो है इसके अंदर ये 34 गुफा है। कितना है? टोटल 34 गुफा है, जिसमें कि 1 से लेके 12 तक बौद्ध के बारे में बताया गया है। 1 से लेके 12 तक बौद्ध के बारे में बताया गया। 13 से लेके 29 तक हिंदू के बारे में बताया गया है। 13 से लेके 29 तक हिंदू के बारे में बताया गया है। 29 से लेकर 34 तक जैन के बारे में बताया गया। 29 से लेकर 34 जैन, 13 से लेकर 29 हिंदू, 1 से लेकर 12 बौद्ध। फिर से बोल देते हैं, 1 से 12 बौद्ध, 13 से 29 हिंदू, 29 से 34 जैन के बारे में बताया गया। मतलब इससे ये साबित होता है वो जो गुफा था ना, अजंता एवं एलोरा की गुफा था ना, इसमें जो है तीनों धर्म शामिल थे, तीनों धर्म के बारे में बताया गया है। ओके, और ये है कहाँ पे? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ओके, नो डाउट। अब देखते हैं आगे। राष्ट्रकूट वंश का जो अगला शासक आते हैं वो आते हैं धारावर्ष। धारावर्ष को ये ध्रुव बोला जाता है, फंसिएगा नहीं। ओके, अब देखते हैं आगे। ये क्या करते हैं? तो एक त्रिपक्षीय संघर्ष जो होता है, ये कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, तो यही ध्रुव जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रकूट वंश के कौन से शासक त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेते हैं? तो वो कौन लेते हैं? धारावर्ष या ध्रुव, दोनों एक ही का नाम है। ओके, नो डाउट। अब देखते हैं आगे।
आगे देखने वाले हैं। अब देखिए, तो कन्नौज समझिए, कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, पहले वो समझिए कि कन्नौज है कहाँ पर या क्यों ये समृद्धशाली था। ठीक है, तो कन्नौज समृद्धशाली के वजह से ही 3 गो वंश आया था कन्नौज को जीतने के लिए, तो वही चीज हम जानेंगे। ओके, तो कन्नौज पे आपको फोकस करना है। देखिए, कन्नौज कहाँ है, तो यूपी में है। कहाँ पे है कन्नौज, यूपी में। ओके, और कन्नौज को सब पाना चाहता था, कन्नौज को सब वंश पाना चाहता था। ओके, कौन कौन वंश पाना चाहता था वो हम जानेंगे। देखिए, कन्नौज का प्राचीन नाम अगर पूछ लिया तो महोदया, कन्नौज का प्राचीन नाम महोदया या महोदयाश्री, कन्नौज का प्राचीन नाम महोदया या महोदयाश्री कहा जाता है। ओके, नो डाउट। अब देखिए, कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है ना, उसमें कौन कौन से वंश आके भाग लेते हैं कन्नौज को जीतने के लिए, वो देख लेते हैं। तो दक्षिण भारत जिसमें कि राष्ट्रकूट पड़ता था, क्योंकि राष्ट्रकूट कहाँ शासन करते थे, तो ये केटी मतलब कर्नाटक में शासन करते थे ना। कर्नाटक में 3 गो वंश शासन करते थे, जिसमें कि राष्ट्रकूट जो थे, जिसके तरफ से ध्रुव जो है ये कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। वंश पूछेगा तो राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट तरफ से अगर शासक पूछ लिया तो ध्रुव भाग लिए थे, नो डाउट। अब पूरब की तरफ से जो कि बंगाल वाला एरिया जो है, ये बंगाल वाला जो एरिया था, ठीक है, इसके तरफ से जो है धर्मपाल भाग लिए थे। ठीक है, राष्ट्रकूट की तरफ से ध्रुव भाग लिए थे, पाल वंश की तरफ से धर्मपाल भाग लिए थे त्रिपक्षीय संघर्ष में। ठीक है, उसके बाद जो है पश्चिमी साइड पड़ता था, मतलब कि गुजरात, जीटी मतलब गुजरात लिख देते हैं। गुजरात वाले एरिया में जो है एक शासन चल रहा था, प्रतिहार वंश की तरफ से कौन सा राजा आके भाग लिया था त्रिपक्षीय संघर्ष में, तो वह लिए थे वत्सराज। कौन लिए थे, वत्सराज लिए थे भाग। ओके, तो त्रिपक्षीय कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में अगर पूछ लिया कि कौन कौन भाग लिए थे, वंश पूछे या शासक पूछे, आपको दोनों बता देना है। वंश में राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार। ओके, शासक पूछ लिया तो राष्ट्रकूट की तरफ से ध्रुव, पाल वंश की तरफ से धर्मपाल, प्रतिहार वंश की तरफ से वत्सराज भाग लिए थे त्रिपक्षीय संघर्ष में। ओके, नो डाउट। अब देखिए, अंत में जो विजय रहा था ना, अंत में जो तीनों शासक में से, तीनों वंश में जो विजय रहा था, वह रहे थे राष्ट्रकूट। कौन विजय रहे थे, राष्ट्रकूट विजय रहे थे। तीनों त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट विजय रहे थे। और किसके शासनकाल में विजय रहे थे, तो गोविंद तृतीय के समय जो है ये राष्ट्रकूट वंश में गोविंद तृतीय उस समय शासन कर रहे थे, उसी समय जो है कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है राष्ट्रकूट विजय रहा था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं आगे, अगला शासक जो आते हैं राष्ट्रकूट वंश के, वो कौन आते हैं, तो वो आते हैं अमोघवर्ष। कौन आते हैं, अमोघवर्ष होते हैं। अमोघवर्ष जो है ये जैन धर्म को मानते थे। अमोघवर्ष जो है ये जैन धर्म को मानते थे, याद रखिएगा, अमोघवर्ष जैन धर्म को मानते थे। ओके, अब देखिए, अमोघवर्ष उपाधि धारण किया था। ओके, उपाधि क्या था इसका नाम, उपाधि का कौन सा उपाधि धारण किया था, तो वह किए थे अंगुलुदान। अंगुलुदान की उपाधि कौन धारण किए थे, अमोघवर्ष किए थे अंगुलुदान की उपाधि। ओके, ये जो है अंगुली काट के दान दे दिया था। ठीक है, कौन, अमोघवर्ष, इसीलिए ये इसे बोला जाता है अंगुलुदान की उपाधि अमोघवर्ष धारण किए थे। ओके, आगे देखते हैं। बाद में जो है अमोघवर्ष क्या करते हैं, ये जल समाधि ले लेते हैं। क्या लेते हैं, जल समाधि ले लेते हैं। ठीक है, कौन, अमोघवर्ष जल समाधि ले लेते हैं। जल समाधि का अर्थ यह हो गया कि पानी में तपस्या करके एकदम लीन होकर डूब जाना, मर जाना। ओके, तो जल समाधि ये ले लिए थे। कौन, अमोघवर्ष। कौन लिए थे, अमोघवर्ष लिए थे। किस नदी में लिए थे, तो तुंगभद्रा नदी में लिए थे, तुंगभद्रा नदी में लिए थे, याद रखिएगा। ओके, अब देखिए, ये देखिए, ये लेखक था अमोघवर्ष जो थे ये लेखक भी थे। अमोघवर्ष कौन थे, तो ये लेखक भी थे। ये कन्नड़ भाषा के लेखक थे, याद रखिएगा। तो लेखक कौन थे, तो लेखक कन्नड़ भाषा के थे। ओके, याद रखिएगा। इसकी बुक भी है, अमोघवर्ष की एक बुक भी है। ओके, वो कौन कौन बुक है, तो कविराज मार्ग प्रश्नोत्तर मल्लिका। कविराज मार्ग प्रश्नोत्तर मल्लिका जो है ये किसकी बुक है, तो वह है अमोघवर्ष की बुक है, जो कि जल समाधि ले लिया था तुंगभद्रा नदी में। ओके, जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक था। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, इसके दरबार में एक कवि रहा करते थे। किसके दरबार में, अमोघवर्ष के दरबार में एक कवि रहा करते थे, जिस कवि का नाम क्या थे, तो वो जिनसेन थे। ठीक है, अमोघवर्ष के दरबारी कवि का नाम जिनसेन थे। ओके, नो डाउट। जिनसेन का एक बुक है, तो बुक का नाम क्या है, तो वह है आदि पुराण। तो आदि पुराण के लेखक जिनसेन, आदि पुराण के लेखक जिनसेन। किसके दरबारी कवि, तो अमोघवर्ष के दरबारी कवि। किसके दरबारी कवि, अमोघवर्ष के दरबारी कवि जिनसेन थे। इसके बुक का नाम आदि पुराण, नो डाउट, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे, अगला शासक जो आते हैं, वो अगला शासक आते हैं इंद्र तृतीय। कौन आते हैं, इंद्र तृतीय आते हैं, अगला शासक। ठीक है,
तो कभी कभी पूछ लेता है कि ये किस वंश से है, तो इंद्र तृतीय जो है ये राष्ट्रकूट वंश से था। ओके, तो राष्ट्रकूट वंश में अगला शासक आते हैं इंद्र तृतीय। इसके समय एक फेमस चीज हुआ था, क्या हुआ था? अल-मसूदी। अल-मसूदी जो है ये भारत आए थे, जो कि अरब यात्री थे। अरब यात्री थे ये, अल-मसूदी जो है इंद्र तृतीय के समय भारत आए थे। क्वेश्चन पूछेगा कि अल-मसूदी जो थे अरब यात्री, ये किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो क्या बोलेंगे? इंद्र तृतीय के शासनकाल में आए थे भारत, जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक था। ओके, अल-मसूदी क्या बताया है? तो अल-मसूदी बताया है कि राष्ट्रकूट जो है, राष्ट्रकूट वंश जो है ये सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ वंश था। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ शासक जो हुए ये राष्ट्रकूट वंश में हुए। ये कौन बताए थे? तो अरब यात्री अल-मसूदी बताए थे कि राष्ट्रकूट वंश के शासक जो थे वो सर्वश्रेष्ठ शासक थे। ये कौन बोले? तो ये बोले अल-मसूदी, जो कि अरब यात्री थे। ओके, नो डाउट, अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखते हैं अगला शासक जो आए थे राष्ट्रकूट वंश में, तो वो आए थे कृष्ण तृतीय। कौन आए थे? कृष्ण तृतीय आए थे। कृष्ण तृतीय की उपाधि की बात बोलेंगे तो अकाल वर्ष पृथ्वी बल्लभ। अकाल वर्ष पृथ्वी बल्लभ जो है ये कृष्ण तृतीय की उपाधि थे। अकाल वर्ष पृथ्वी बल्लभ ये कृष्ण तृतीय की उपाधि थे, जो कि राष्ट्रकूट वंश से ही संबंधित थे। ओके, आगे इसे कांची और तंजौर के विजेता भी कहा जाता है। किसे? तो कृष्ण तृतीय को कांची और तंजौर का विजेता भी कहा जाता है। इंद्र तृतीय को, कृष्ण तृतीय को कांची और तंजौर का विजेता भी कहा जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा। ओके, और उपाधि बोल दिया तो अकाल वर्ष पृथ्वी बल्लभ। ओके, अब देखिए इसके दरबारी कवि का नाम पूछेगा आपसे। ठीक है, तो कृष्ण तृतीय के दरबार में पौन नाम का एक कवि रहते थे। पौन नाम का एक कवि रहते थे जो कि शांति पुराण की रचना किया था। शांति पुराण की रचना पौन किए थे। शांति पुराण की रचना पौन किए थे। ओके, नो डाउट, अच्छे समझ में आ गया होगा। और आदि पुराण की रचना जिनसेन किए थे। देखिए आदि पुराण जिनसेन, ओके, शांति पुराण पौन। शांति पुराण बोलेगा तो पौन याद रखिएगा, और आदि पुराण बोलेगा तो जिनसेन याद रखिएगा। ओके, दोनों पुराण है इसलिए हम कंफ्यूजन दूर कर दिए। ओके, अब देखते हैं आगे। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कक्र द्वितीय होता है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कक्र द्वितीय होता है, नो डाउट। अब देखिए कक्र द्वितीय की हत्या कौन कर देता है? तो वह कर देते हैं तैलव द्वितीय, जो कि तैलव द्वितीय चालुक कल्याणी के चालुक, ये जो है कल्याणी के चालुक की स्थापना कर देता है। ठीक है, तैलव द्वितीय जो है राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक जो होते हैं कर्क द्वितीय, इसकी हत्या कर देता है। इसकी हत्या करके जो है चालुक्य कल्याणी की स्थापना कर देता है। जैसे कि आपको पता है कि 3 गो वंश शासन कर रहा था ना कर्नाटक में। ठीक है, तो वही जो है राष्ट्रकूट देख लिए, बादामी के चालुक देख लिए, अब कल्याणी के चालुक देखने वाले हैं। तो कल्याणी के चालुक के जो संस्थापक थे तैलव द्वितीय, ये कर्क द्वितीय राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक की हत्या करके कल्याणी के चालुक वंश की स्थापना कर देता है। ओके, नो डाउट। अब देखिए तैलव द्वितीय जो है ये राजधानी मानखेत ही रखता है। जो राजधानी राष्ट्रकूट में मानखेत था ना, तो वही राजधानी जो है तैलव द्वितीय ही रखता है। ओके, और मानखेत पड़ता कहाँ है? तो कर्नाटक में ही पड़ता है। ओके, उसके बाद जो है अगला शासक जो आते हैं वो आते हैं सोमेश्वर। अगला शासक जो आते हैं सोमेश्वर, तो वो क्या कहते हैं कि जब हम शासक बने हैं तो हम अपनी राजधानी चेंज करेंगे। तो वो क्या करते हैं? तो वो जो है मानखेत से राजधानी क्या करते हैं? मानखेत से बदल के कल्याणी कर देते हैं। मानखेत से बदल के फिर से कल्याणी कर देते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपसे पूछेगा तो आप याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानखेत से कल्याणी कौन कर देते हैं राजधानी? तो सोमेश्वर। कौन कर देते हैं? सोमेश्वर प्रथम जो है मानखेत से बदलकर कल्याणी कर देते हैं राजधानी। और मानखेत कौन रखता है राजधानी? तो तैलव द्वितीय राजधानी रखता है मानखेत। ओके, नो डाउट। आगे अगला शासक जो आते हैं वो विक्रमादित्य 6 आते हैं। विक्रमादित्य 6 आते हैं। ओके, याद रखिएगा। ये जब गद्दी बैठता है तो 1076 ईस्वी में गद्दी बैठता है। कब बैठता है? 1076 ईस्वी में गद्दी में बैठता है। और यह जब गद्दी में बैठता है तो इसे क्या बोला गया? इसे चालुक विक्रम संवत के नाम से जाना गया। चालुक विक्रम संवत आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा, चालुक विक्रम संवत के नाम से किसे जाना जाता है? किस ईस्वी को जाना जाता है? तो क्या बोलेंगे? 1076 ईस्वी को जो है चालुक विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। नो डाउट। अब देखते हैं आगे। देखिए विक्रमादित्य शिष्ट मतलब कि छठे के दरबार में क्या रहते हैं? तो कवि रहते थे। ठीक है, कौन कौन कवि रहते थे? तो एक बिल्हन रहते थे जिसकी रचना क्या है? तो विक्रमादित्य चरित है। बिल्हन रहते थे जिसकी रचना विक्रमादित्य चरित है। और एक रहते हैं विज्ञानेश्वर। ठीक है, विक्रमादित्य 6
के दरबार में दो कवि रहते हैं। एक रहते हैं बिल्हन, जिसकी रचना है विक्रमादेव चरित, बिल्हन के द्वारा लिखा गया था। और एक थे विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर किसकी रचना की है? तो मिताक्षरा की रचना की है। किसकी रचना की है? मिताक्षरा की रचना की है। और मिताक्षरा की बुक अगर बोल दिया तो ये जो बुक होते हैं ये हिंदू कानून विधि के द्वारा बुक कहलाता है मिताक्षरा। हिंदू कानून विधि के नाम से ये जानी जाती थी। कौन सी बुक? तो मिताक्षरा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदू कानून विधि के नाम से जानी जाती थी कौन सी बुक? तो मिताक्षरा। ओके, नो डाउट। अब देखिए सबसे प्रतापी शासक जो होते हैं ये विक्रमादित्य 6 होते हैं। विक्रमादित्य 6 होते हैं सबसे ज्यादा प्रतापी शासक। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप याद रखिएगा। ओके, नो डाउट, अच्छे समझा दिए होंगे आप लोग को। कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए कुछ वंश देख लेते हैं, प्रमुख वंश एवं राजधानी देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए जैसे कि यादव वंश के संस्थापक बिल्लव पंचम, यादव वंश के संस्थापक बिल्लव पंचम। राजधानी कहाँ बनाते हैं यादव वंश? तो देवगिरी बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? देवगिरी बनाते हैं। ओके, अब देखिए यादव वंश का अंतिम राजा पूछ लिया तो रामचंद्र। यादव वंश का अंतिम राजा रामचंद्र होते हैं, ठीक है, जो कि आत्मसमर्पण कर देते हैं किसके सामने? तो मलिक काफूर के सामने। मलिक काफूर के सामने पूछेगा कि यादव वंश के कौन से शासक आत्मसमर्पण कर देते हैं? तो क्या बोलेंगे? तो रामचंद्र कर देते हैं। ओके, अब देखिए मलिक काफूर जो होते हैं ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति होते हैं। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति होते हैं, याद रखिएगा। ओके, जब खिलजी वंश पढ़ाएंगे तो और भी अच्छे से हम एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, आगे देखते हैं। देखिए होयसल वंश, क्या जानेंगे? होयसल वंश के संस्थापक पूछ लिया तो विष्णुवर्धन। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन होते हैं। ओके, यादव वंश की शाखा ये होती है होयसल वंश। तो यादव वंश की शाखा होती है ये क्या? होयसल वंश, याद रखिएगा। यादव वंश की शाखा होयसल वंश ही होते हैं, जिसके संस्थापक कौन होते हैं? विष्णुवर्धन होते हैं। ओके, होयसल वंश की राजधानी पूछ लिया तो द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। वर्तमान नाम क्या है? तो हेलीबेट, जो कहाँ पे है? कर्नाटक में है। नो डाउट। अब देखते हैं आगे कदम वंश के संस्थापक कौन होते हैं? तो मयूर शरवण होते हैं। कौन होते हैं? मयूर शरवण जो है कदम वंश के संस्थापक होते हैं, याद रखिएगा। कदम वंश की राजधानी पूछ लिया तो बनवासी। कदम वंश की राजधानी बनवासी होते हैं। ओके, नो डाउट। आगे देखते हैं काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम। काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम होते हैं। राजधानी क्या होते हैं? तो अमकोंड। राजधानी क्या होते हैं? तो अमकोंड होते हैं। राजधानी क्या होते हैं? तो अमकोंड होते हैं। काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम, राजधानी अमकोंड होते हैं। ओके, नो डाउट, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं आगे। अब देखने वाले हैं कल के वीडियो में हम जानेंगे पल्लव वंश के बारे में। कल जो हम पढ़ाएंगे वो जानेंगे पल्लव वंश के बारे में, ठीक है। देखिए पल्लव वंश के संस्थापक जो है ये श्री विष्णु होते हैं, ठीक है। ये कौन से धर्म को मानते हैं? तो वैष्णव धर्म को मानते हैं। राजधानी कहाँ बनाते हैं? श्री विष्णु तो कांचीपुरम ये राजधानी बनाते हैं पल्लव वंश का। ओके, इसके दरबार में कवि रहा करते थे, मतलब श्री विष्णु के दरबार में कवि रहा करते थे। वो कवि का क्या नाम थे? तो वो थे भरावी। इसकी एक बुक है जिसके नाम क्या है? तो कीर्तार्जुनियम। कीर्तार्जुनियम के लेखक कौन है? तो भरावी है, जो कि पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु के दरबार में रहते हैं। पल्लव वंश संस्थापक श्री विष्णु ये कौन से धर्म को मानते हैं? वैष्णव धर्म को मानते हैं। राजधानी कांचीपुरम बनाया था। दरबारी कवि भरावी थी और भरावी की बुक का क्या नाम है? तो कीर्तार्जुनियम है। ओके, नो डाउट। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं कि अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप लोग के लिए ऐसे ही बेहतर कंटेंट लाते रहे। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।